गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जितने भी 2022 में रेलवे ग्रुप डी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उसमें से जितने भी मैथ के सेक्शन हैं उसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो जिन भी बच्चों को ग्रुप डी का पेपर देना हो वह इस क्लास को मैथ सेक्शन के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा एक परीक्षा में उपस्थित होती है। 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है और शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 75 है। तो कक्षा का औसत अंक कितना होगा? तो आप लोगों को यह पता होगा कि जब भी कभी भी हम लोग एवरेज निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले सारे विद्यार्थियों के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसे हम लोग देखेंगे, फिर कितने विद्यार्थी हैं उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं सारे विद्यार्थियों के द्वारा कितने मार्क्स कितने अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो टोटल 30 विद्यार्थी थे जिसमें से 12 विद्यार्थी 80 मार्क्स प्राप्त करते हैं और फिर बचे 18 विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना था कि टोटल विद्यार्थियों द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया। तो अगर हम 12 में 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 विद्यार्थी द्वारा कितने नंबर प्राप्त किए गए ए मिल जाएगा, और 18 में 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो 75 विद्यार्थियों द्वारा कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं ए मिल जाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 30 विद्यार्थियों द्वारा कितने अंक प्राप्त हुए वह मिल जाएगा। और अगर जब हम लोग इसे 30 से डिवाइड कर दें तो हमें इन सब का एवरेज मिल जाएगा। तो हमें यही करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो देखिए, कभी भी जो नंबर होता है ना, नंबर के साथ ही हम इसको नंबर को काट सकते हैं और इनका हम लोग रेशियो ले सकते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यह काम हम हमेशा नंबर के साथ ही करेंगे कि हम नंबर को सिंप्लीफाई कर देंगे और सबसे स्मॉलेस्ट रूप में लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ नंबर कितना, अगर हम 6 से इसे काट दें तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेंगे टोटल 5 विद्यार्थी मिले। 5 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों के द्वारा 80 मार्क्स प्राप्त किया गया और 3 विद्यार्थियों के द्वारा 75 अंक प्राप्त किया गया। अब इस क्वेश्चन को करना और आसान हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। तो आइए इसी पे हम लोग करेंगे कि 5 विद्यार्थी थे जिसमें से 2 विद्यार्थियों द्वारा 80 अंक और 3 विद्यार्थियों द्वारा 75 अंक प्राप्त किया गया। और आप लोग हमेशा याद की रखिएगा कि कभी भी जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या स्मॉलेस्ट रूप लिखेंगे तो हम लोग हमेशा नंबर का ही लिखेंगे। यहाँ तक कि उसके अंक या कुछ और भी क्वांटिटी जो दी रहेगी उसका ना लिख के जो हमारा नंबर रहेगा उसी का सिंप्लीफाइड रूप हम लोग लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 × 80 प्लस में 3 × 75 डिवाइड बाय 5। अब देखिए, अगर हमें 5 से काटना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 हम लोग इसमें से भी काटेंगे और इसमें से भी काटेंगे और दोनों जगह हमें 5 दिख रहा है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, 16 16 पचे 80 और 15 पचे 75। जहाँ हमारा इसे मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा 77 हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। कैसे करेंगे, नंबर के साथ ही हम नंबर को ही सिंप्लीफाई करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप कितना होगा? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आयताकार भूखंड है जिसमें इसका विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना है? 65 है और इसकी एक भुजा 63 है। तो आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा। कौन सा? 16, 63 और 65 का। अगर आप लोगों को यह ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू यह भुजा हमारा आ जाएगा। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। होता क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसी पे रख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि यह वैल्यू हमारी 16 है, 16 है। अब अगर हमें दोनों वैल्यू यानी कि दोनों भुजाएं किसी भी आयताकार भूखंड का मिल जाए तो हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारा यह 2 हो जाएगा, फिर 63 प्लस में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, 9 7 इंटू 2 हो जाएगा और इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा 158 आ जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके लिए एक तरीका और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों को यह ट्रिपलेट ना याद हो तो आप लोग कैसे कम टाइम में इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमारा 65 है और 63 है। हमें पता है 65 के स्क्वायर में से हमें 63 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें हमारी जो भुजा है उसका स्क्वायर मिल जाएगा, जिसमें से मैं हमेशा से इसका स्क्वायर देखती हूँ। स्क्वायर कैसे देखती हूँ? जैसे मैं तो ऐसे डायरेक्ट देख लेती हूँ। जैसे 6 पचे 30, 30 दूना 60, तो इसको एक जीरो के साथ लिख लेती हूँ। फिर 5 पचे 25, फिर इसके साथ भी मैं यही करती हूँ। 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, तो एक जीरो के साथ ये हो जाएगा। फिर 3 त्रिक का 9। अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगी। ये पहले में से जब दूसरा घटाऊंगी तो हमारा बचता है 240 और जब 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करूंगी तो 256 आएगा और 256 स्क्वायर होता है 16 का। इस पैटर्न पे मैं यूज करती हूँ। अब आइए इस पैटर्न को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये पैटर्न आता कहाँ से है। तो आप लोगों को स्क्वायर निकालने का एक सबसे आसान तरीका पता होगा। जैसे 60 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस में 60 प्लस 63 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जगह हमारा आता है 3660 का स्क्वायर। दूसरे जगह पे हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी कि ये 600 होता है। और तीसरे जगह 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 होता है। ये मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख रही हूँ। फिर माइनस में 3600 हो जाएगा। फिर 6 दूना 18, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, जिसमें से 3600 में से 3600 सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 600 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 240 आएगा और यह 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 256 आ जाएगा और ये 16 का स्क्वायर होगा। आप लोग इस पैटर्न पे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे आसान तरीके से ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे 16, 63, 65, 9, 40, 41, ऐसे ही जितने ट्रिपलेट बनते हैं सारे याद होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर x प्लस 3, बी सी बराबर 2x एंड ए सी बराबर 4x माइनस 5 है तो x के किस मान के लिए b ए सी पर स्थित होगा। अब यहाँ a कहा जा रहा है कि a c जो है उस पर b स्थित होगा, यानी कि ये कंडीशन कौन सा बन रहा है? कोलिनियर कंडीशन बन रहा है या सन रेख का कंडीशन बन रहा है?
तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। इसमें मैं क्या कह रही हूँ, अगर इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दिया जाए तो हमें पूरा यह पार्ट मिल जाएगा। यही कंडीशन होता है संरेख का या कोलीनियर का। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि ए बी बराबर कितना दिया गया है, तो ए बी बराबर हमारा दिया गया है x+3, बी सी बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो बी सी बराबर हमारा 2x दिया गया है, और ए सी बराबर हमें मिला है 4x-5। तो कह रहा है B किस पे मौजूद होना चाहिए, AC पे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं AB और BC का जो सम होगा वो AC के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB की वैल्यू क्या है, AB प्लस में BC इज इक्वल टू AC। AB की वैल्यू क्या है, तो x+3 था। BC की वैल्यू क्या है, तो 2x है। AC की वैल्यू 4x-5 है। इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2x 1x 3x हो जाएगा, और इस 3x को हम लोग इधर लाएंगे तो 4x - 3x हो जाएगा, और यह 5 जब इधर आएगा तो प्लस में 3 + 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू 8 आएगा। तो x की किस वैल्यू के लिए ए बी सी संरेख हैं या ए बी सी एक ही लाइन में स्थित हैं, तो वह वैल्यू 8 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल बचाता है। तो इसमें हम सबसे आसान तरीके से ऑप्शन के बेसिस पे ही जाएंगे। तो आइए ऑप्शन के बेसिस पे जाने से पहले भी एक काम करते हैं। हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, तो 72 है, सेकंड 119 है, और कह रहा है जब फर्स्ट डिजिट को डिवाइड कर रहा है तो 3 शेषफल बच रहा है, और जब दूसरे डिजिट को डिवाइड कर रहा है तो 4 शेषफल बच रहा है। यानी कि अगर हम 72 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वह उस वैल्यू से जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है उससे पूरी तरह से डिविजिबल होगी। उसी प्रकार अगर 4 घटा दे तो हमारी वह वैल्यू मिल जाएगी जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, उससे यह वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल होगी। अब आप लोगों को यह क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो गया, आंसर चेक करना काफ़ी आसान हो गया। अब पीछे क्या है, 3 है, पीछे क्या है, 9 है। क्यों, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 9 ही आएगा। तो पीछे क्या है, 9 है। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आ गया है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई पर करने पे 9 आता है, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 आएगा, 7 एकम 7 आएगा। यह वैल्यू 100 समथिंग आ जा रही है, यानी कि यह नहीं हो सकती। यहाँ देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो 69 आता है, और 5 से 5 चाहिए हमें, यानी कि पीछे हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 115 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर 23 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 23 होगा। वैसे भी आप लोगों को 23 का पहाड़ा अगर थोड़ा भी ध्यान पे हो तो 23 तियां 69 ही होता है, और 23 बचे 115 होता है। ये इसलिए भी याद हो जाता है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ये चीज़ आता है, 23 तियां 69 और 23 बचे 115 पर क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी, आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे डायरेक्ट माइनस करके डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप लोगों को याद होगा कि अगर कोई भी बहुभुज हो और उसमें अगर उसके सारे एंगल का सम हमें निकालना हो तो हमारा होता है n - 2 × 180।
जहाँ n हमारा भुजाओं की संख्या होती है। अब आप लोगों को पता है किसी भी बहुभुज में जितनी ही भुजाएं होती हैं उतना ही उसका क्या होता है, एंगल भी होता है। अगर हमें एक एंगल की वैल्यू दी गई हो या मिली हो तो उसमें से भुजाओं की संख्या या एंगल का सम एंगल की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, सारे जितने एंगल होंगे उसका सम मिल जाएगा। क्या बोली हूँ मैं कि कभी भी हमारे पास अगर एक एंगल मौजूद है तो उसमें से सारे एंगल का जो नंबर होगा उससे या भुजाओं की जो संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करने पे हमें सारे एंगल का सम मिल जाएगा। और आप लोगों को फॉर्मूले के बेस पे याद ही है कि सारे एंगल का सम क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 होता है। अगर आप लोगों को यह ना याद हो n-2 इंटू 180 होता है तो आप लोग एक ट्रायंगल के बेसिस पे याद रख सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का जो सारे एंगल्स के सम होते हैं वो कितना होता है, 180 होता है। अब हमें पता है ट्रायंगल की भुजाएं कितनी होती है, तो 3 होती है। अब हमें एंगल भी कितना निकालना है, बस 180 ही निकालना है। तो इसमें किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 180 आ जाएगा तो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बना है, n-2 इंटू 180। कभी भी आप लोग भूलिए तो इससे याद रख सकते हैं। वैसे मैं भी इसी से याद रखी हूँ, आज तक मुझे हमेशा इसी से ही याद रहता है। तो आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 135n इज इक्वल टू 180n, फिर माइनस में हमारा आ जाएगा 360। अब 360 को इधर लेते आएंगे तो हमारा 360 इज इक्वल टू 180 n में से हम लोग 135 n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 45 n बचेगा इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। और इसे हम लोग काट सकते हैं, 45 अट्ठे 360 होता है। 45 अट्ठे कितना होता है, 360। वैसे भी अगर आप लोगों को ऐसे ना याद हो तो आप लोग सबसे पहले 9 से काट सकते हैं। तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 5 से 5 अट्ठे 40 होता है। तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप लोगों को क्या पता चला कि 15 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है, यानी कि एक वस्तु का दाम कितना हुआ है, तो 1 रुपए हुआ है और बेच कितना रहा है, 1.3। तो लाभ कितने का हो रहा है, कितने रुपए का, पॉइंट में 23 का, कितने पर, 1 पर। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। वैसे भी आप लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि 1 पर कितने का लाभ हो रहा है, तो 0.3 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि परसेंटेज में कितना आएगा, तो 23% आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। जो हमारा इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना फिर वहाँ से मूल निकालने से आसान होता है कि हम सीधा आंसर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें पुट करें और आंसर निकाल लें। तो यहाँ पर ऑप्शन पुट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पर सारे ऑप्शन में देखने पे दिख रहा है कि हमें 2 जगह बस 3 दिख रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दिख रही है, पूर्ण वैल्यू 3 दिख रही है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले 3 को ही पुट करके देखेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ 3 को पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 पुट करने के बाद यहाँ हमारी वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। अब यहाँ अगर हम लोग 3 को पुट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कट के हमारी वैल्यू माइनस में 1 आएगी। फिर अगर यहाँ देखें, यहाँ अगर हम लोग 3 को पुट कर रहे हैं तो 3 में से 2 घट जाएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। यह बनेगा क्या, 2 माइनस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 3 हमने एज्यूम किया है वह 3 सही है। अब 3 के साथ 2 ऑप्शन है,
हम लोग देखेंगे क्या इसमें से कौन सा एक और सेटिस्फाई करता है। अगर कोई एक सेटिस्फाई कर दिया तब तो एक हमारा यही आंसर 3 बन जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई किया तब हम किसी और को चेक करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले 3 सेटिस्फाई किया है तो इसके साथ 2 ऑप्शन में और चेक करेंगे। और ये 2 ऑप्शन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर 5 आया है और 5 से रिलेटेड कोई भी डिजिट नहीं दिख रही है, लेकिन अगर 3 से रिलेटेड डिजिट देखें तो ये 6 है जो 3 से डिविजिबल है। तो इसीलिए हम सबसे पहले 4/3 चेक करेंगे कि क्या 4/3 आंसर बन सकता है। तो आइए 4/3 रख के चेक करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग 4/3 रखेंगे तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू 3 बचेगी और यहाँ वैल्यू 2 बचेगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। अब यहाँ फिर से हम 4/3 पुट करेंगे तो यह 4/3 पुट करते ही होगा क्या, तो यहाँ हमारा नीचे बन के आएगा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1/3 और यह 1 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बन के आया, माइनस में 6। फिर यहाँ अगर हम 4/3 रखते हैं तो 4/3 माइनस 2, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बन के क्या आएगा, तो हमारा बन क्या आएगा, -2/3। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा -2, ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यह पूरी वैल्यू प्लस में चली जाएगी। यह प्लस में जाते ही 3/2 हो जाएगा। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आई, 9/2, फिर माइनस में 6 दूना 12/2, प्लस में फिर 3/2, फिर ये 3 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12/2 आ जाएगा और यह वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को 4/3 वैल्यू रखना है और इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन से युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य या को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर को हम सह अभाज्य या को प्राइम नंबर कह सकते हैं जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो अगर हम इन दोनों का महत्तम समापवर्तक देखें तो 17 मिलेगा, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक देखें तो 7 मिलेगा, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक देखें तो 6 मिलेगा। लेकिन इन दोनों का HCF अगर हम लोग लें तो इन दोनों का HCF 1 मिलेगा, यानी कि सह अभाज्य युग्म कौन सा है, तो 34 और 35 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इस जो इक्वेशन दिया गया है इसे सॉल्व कीजिए और बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या घन समीकरण है या घन बहुपद है या ये तीनों नहीं हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा x² + 2x + 9 = x - 2 और x - 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता होगा इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो आराम से इसे सॉल्व करेंगे। एट फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। आइए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताती हूँ कैसे किया जाता है। तो पहले x से लेके हमारा x² बनता है और फिर ये जो 2 और 3x है दोनों माइनस में है, तो माइनस में हमारा इन दोनों का सम 5x बनेगा और फिर दोनों माइनस में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा और यह 6 बन जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करके इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप लोग यहीं से इसे प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों से मैंने x² लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ी हूँ तो 5 और x लिख दी हूँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई की हूँ तो माइनस का सिंबल हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 लिखती हूँ।
और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 9 है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमें दिख रहा है ये क्या, लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि ना तो ये द्विघात होगा, तीन घात तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी तीन घात हमें नहीं दिख रहे हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए करना चाहते हैं तो आप लोगों को दिख सकता है यहाँ कितना है, दो घात है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होके दो ही घात आएगा, यानी कि यह ना तो घन समीकरण होगा ना तो घन बहुपद होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ भी दो घात आएगा, यहाँ भी दो घात आएगा, यह इक्वल टू के इस पार है, यह इक्वल टू के इस पार है, इसीलिए यह दो घात एक दूसरे से कैंसल आउट होंगे और कैंसल आउट होके यह द्विघात समीकरण भी नहीं बनेगा, यानी कि इसका आंसर होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो जिस पद की संख्या, जिस अंक की संख्या बार बार आई हो, यानी कि इन सारी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आई हो, वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो आइए देखते हैं, दो केवल दो बार आया है, तीन इन सब में केवल एक बार आया है, पांच भी केवल एक बार आया है, लेकिन अगर हम 15 को देखेंगे तो 15 चार बार आया है। 15 कितनी बार आया है, 15 चार बार आया है। इसके साथ 20, 21, 23 दो बार आया है, 25 दो बार आया है, बट सबसे अधिक बार क्या आया है, तो 15 आया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15 आएगा। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एरर हो गया है, ये सारे आंसर गलत हैं। यहाँ पर आंसर 15 होगा और साथ में कुछ 16 रहा होगा, 16 तो नहीं रहा होगा, 23 रहा होगा, 25 रहा होगा, 2 रहा होगा, जिसका आंसर क्या बनेगा, 15 बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप कितना होगा। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में जो दोनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हमारा छोटा कोण x है तो इसके 3 गुने से 6 कम बड़ा कोण है, जिसका सम हमें पता है 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि छोटा वाला कोण हमारा जितना है उसके 3 गुने से 6 कम हमारा बड़ा वाला कोण है। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसे हमने क्वेश्चन के अनुसार लिखा कि अगर हमारा छोटा कोण x होगा तो हमारा बड़ा कोण इसके 3 गुने में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बड़ा कोण मिल जाएगा और दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा 4x इज इक्वल टू 96 हो जाएगा, और इसे जब हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा हमारा 4 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 हो जाएगा। हमारा आंसर 24 हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। तो हमें अभी तक x की वैल्यू मिली है, यानी कि छोटे वाले एंगल की वैल्यू मिली है, लेकिन पूछा क्या है, मुझे अभी तक लगा कि छोटा वाला ही एंगल पूछा है, बट छोटा वाला एंगल नहीं पूछा है, बड़े वाले कोण का माप पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले कोण का माप निकालेंगे। तो बड़ा वाला कोण क्या है, जो छोटा वाला एंगल है उसके 3 गुने से 6 कम है। तो 24 तियां हमारा कितना हो जाएगा, 24 तियां 72 हो जाएगा, -6 हमारा कितना आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 66 डिग्री आया। तो आप लोग भी ध्यान देंगे कि बड़ा वाला कोण पूछा है कि छोटा वाला कोण नहीं। तो अगर यहाँ पे छोटे वाले कोण की वैल्यू 24 डिग्री रही होती और हम लोग ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 3x - 2y इज इक्वल टू 10
एक्स वाई इज इक्वल टू 11, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 27 एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि क्यूब कैसे निकालते हैं, तो आइए क्यूब निकालें। 3x माइनस 2y का होल क्यूब क्या होता है, तो होता क्या है कि फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है उसका क्यूब, माइनस में सेकेंड वाले डिजिट का क्यूब, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिजिट, फिर इन ब्रैकेट फर्स्ट माइनस सेकेंड डिजिट। यही होता है हमारा, क्या होता है, तो यही a माइनस बी का होल क्यूब होता है। जहां पर इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो 10 दी गई है, 10 का क्यूब। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 27 एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और साथ में एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 11 दी गई है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है 3 इंटू 3x इंटू में 2y, तो साथ में हमारा यह 3 भी आ जाएगा। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू 10 दी गई है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यह हमारा हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, फिर माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 त्रिक 18, 18 इंटू 11, तो यह आएगा 11 अठे 88, 11 एकम 11 और 11 8 19, और यहाँ जब फिर से मल्टीप्लाई 10 से होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, और यही वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगी 100 में ऐड होगी 1980, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 2980 क्या होगा, तो यह हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, यह आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसके समतुल्य भिन्न का क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कभी भी जब इस प्रकार से बार जाता है, यानी कि ए बी पर बार जाता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई 99। वैसे इसका पैटर्न थोड़ा सा बड़ा होता है, एक्स मानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी अगर हम देखें कि यह बार 2 के साथ जा रहा है, यानी कि 2 पर ही जा रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है, 0.47 बन रहा है, तो इसे हम कम टाइम में क्या लिखेंगे 47 डिवाइड बाई 99, और यही इसका आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कभी भी जब 10% ब्याज लिया जाता है, तो हमारा 10 का पहले वर्ष में क्या होता है, तो 11 होता है। फिर दूसरे वर्ष में अगर हमारी वैल्यू 100 है तो उसका क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगर 1000 है तो उसका क्या होता है, तो हमारा 1331 हो जाता है। तीसरे वर्ष की हमारी वैल्यू 1331 हो जाएगा। अब हमारी वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 के अनुसार हमारे तीसरे वर्ष में कितना आ जाएगा ब्याज, तो पूरा ब्याज या मिश्र धन आ जाएगा 13,310। इस बेसिस पे हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 3 वर्षों के लिए दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखा जाए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब इसके पीछे जीरो कितने लगेंगे, तो 1 0 यहाँ है और 3 0 यहाँ है, यानी कि 1 के बाद जिसमें 4 0 होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी साइन a इज इक्वल टू कॉस b या tan a इज इक्वल टू कॉट b या सेक a इज इक्वल टू कॉसेक b होता है, तब इन दोनों के सम 90 डिग्री होता है। a प्लस b का सम 90 डिग्री, यहाँ भी a प्लस b का सम 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी a प्लस b का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि जब भी कभी भी साइन और कॉस इक्वल में होते हैं तो उनका जो ए और बी होता है वो क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे ही कॉट के और टेन के साथ होता है और सेक और कॉसेक के साथ होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से a दोनों ऐड होके हमारा 7a आ जाएगा और यहाँ से भी a दोनों ऐड होके 140 आ जाएंगे। a की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, तो a प्लस 75 की। तो a के जगह 20 हो जाएगा, 20 प्लस 75 हमारा 95 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए बी किसी व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 87,220 रुपए का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा बताइए। आप लोगों को पता है कभी भी हिस्से की बंटवारी कैसे होती है, तो जो उन्होंने पैसा निवेश किया है और जो उन्होंने टाइम दिया है उसी के बेसिस पर होता है। तो दोनों ने सेम टाइम दिया है तो टाइम से टाइम हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टाइम दिया है। अब हम लोग देखेंगे पैसा कितना निवेश किया है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो 14 तियां 42, 14 चौको 56। हम कह सकते हैं जो लाभ हुआ है उसे 3 और 2 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो हमें हिस्सा किसका चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए। टोटल कितने पैसे आए हैं, ये टोटल कितनी वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू है और बी का हिस्सा कितना रहेगा, तो बी का हिस्सा हमारा 4 रहेगा। तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 4 जा 28 हो जाएगा और 7 6 जा 42 हो जाएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इसके बाद ए 18 आ जाएगा और ए 9 आ जाएगा, ए 4 1 जा 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 84049। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो आप लोगों को पता है ये किसका किसका मल्टीपल है, तो 9 गुणे 7 गुणे 10 इंटू 10 का मल्टीपल है। तो यह 2 10 के साथ यह पूर्ण वर्ग है, यह भी 2 3 3 के साथ पूर्ण वर्ग है और बट 7 एक अधूरा है। तो 7 से अगर और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P और Q का योग, P प्लस Q का योग Q और R के योग से 15 वर्ष अधिक है। P और Q का योग Q और R के योग से 15 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर इसमें से हम लोग इसका घटा दें, पी क्यू का योग ही 15 वर्ष अधिक है
क्यू आर से। हम कह सकते हैं अगर पी क्यू का योग 15 वर्ष अधिक है तो पी क्यू में से अगर क्यू आर का योग घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही 15 मिल जाएगा जो अधिक है। तो आइए घटा के देखते हैं। तो हमें मिला P प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू फिर माइनस R इज इक्वल टू 15। क्यू से क्यू कैंसल हो गया, P माइनस R इज इक्वल टू 15 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो P है वह R से 15 वर्ष अधिक है, अधिक बड़ा है, या कह सकते हैं R P से 15 वर्ष छोटा है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 12 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़नी होगी वह क्या है। अगर आप लोगों को याद हो 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। और यह भी क्या है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि यह 1225 बन जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 13 जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगा, 1225 बन जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को एक और तरीका याद होगा जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर हमें देखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा। 9 के बाद यहाँ बचेगा कितना, 3, 1, 2 बचेगा, यहाँ 3, 3, 6 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यह 5 बार में जाएगा जो कि 5 से कुछ कम ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 पचे 25 और 5 छक 30 और 30 और 2 कितना आएगा, 32 आएगा। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट जब इसे करेंगे तो यही 13 हमें जोड़ना होगा। तो आप लोग या तो इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं या तो आप लोगों को ऐसे याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 56 और a माइनस बी इज इक्वल टू 496 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो दिया है सबसे पहले वह लिखते हैं, ए बी बराबर 56 दिया गया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 496 दिया है। तो आइए यह स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर फिर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अगर इसे तोड़ के पूरा ओपन करके एक्सपेंशन इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू ये कितना है, 496 है। तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हम 56 का स्क्वायर देखेंगे तो उसी पैटर्न पे देखेंगे। सबसे पहले 2500 हो जाएगा, फिर 5 छक 30, 30 दूना 60 यानी कि 600 होगा, फिर 6 छक 36 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6 3 6 5 11 3 3136 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3136 आ गई। अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 4ab इज इक्वल टू आएगा 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यह 13 है, 13 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 1 यानी कि 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 26 बचेगा। ab की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ab की वैल्यू आ जाएगी तो 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 0 आ जाएगा। ab की वैल्यू हमारी 660 आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है शीर्षों 02, 23 और 31 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कभी भी जब इस प्रकार कोऑर्डिनेट से कोई भी त्रिभुज निर्मित होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 फिर क्या होता है y2 माइनस y3 फिर प्लस में x2 फिर y3 माइनस y1 फिर प्लस में x3 एंड y1 माइनस y2 फिर मॉड बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x3 की वैल्यू कितनी है, 3 है
और फिर y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, y3 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसी को इससे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। x1 की वैल्यू 0 आते ही हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होके ये 0 ही बनेगा। अब x2 की वैल्यू हमारी 2 आई है और y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 2 आई है। फिर प्लस में x3 की वैल्यू हमारी 3 आई है, y1 की वैल्यू हमारी 2, माइनस में y2 की वैल्यू हमारी 3 आई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा हमारा -1 2 इंटू -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू -1। और इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये -2 और -3 ऐड होके -5 आ जाएगा। और मॉड के बाहर जब भी कभी भी कोई नंबर आता है तो हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाती है, तो 5/2 हो जाएगा और यह वैल्यू हमारी 2.5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी क्या आई, 2.5 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% पर लाभ पर बेचे और 15 लैपटॉप 80% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18 यानी कि 18% लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम लोग 40 लैपटॉप को 18% पर बेचे होते हैं तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं। और कितना मिलता, अगर हम उसी में से 25 लैपटॉप को 12% पे जो बेचे हैं और जो 15 लैपटॉप को 20% पर बेचे हैं, इससे 30,000 रुपये अधिक मिलता। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो 25 लैपटॉप को 12% पे और 15 लैपटॉप को 30% पर बेचने पर जो हमें अमाउंट प्राप्त हो रहा है, यदि हमने 40 लैपटॉप को 30% पर बेचा, 40 लैपटॉप को 18% पर बेचे होते हैं तो हमें 30,000 रुपये अधिक मिला होता। फिर से मैं बताती हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हमने क्या किया, 25 लैपटॉप को 12% पर, 15 लैपटॉप को 20% पर बेचे हैं। यदि हमने इस पर ना बेचकर 40 लैपटॉप को 18% पर बेचे होते तो हमें 30,000 रुपये अधिक मिला होता। यानी कि अगर इसमें से हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हर जगह 100 है तो हम 100 को क्या कर सकते हैं, सीधे इधर भेज सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हर जगह क्या है, 5 है। यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 अठे 40, यहाँ पे क्या है 5 पचे 25, यहाँ पे 5 तियां 15, यहाँ पर 5 छक 30 है। अब अगर हम लोग देखें तो हर जगह 12 भी है। जैसे यहाँ पर भी क्या है, 6 त्रिक 18 और 12 चाहिए था ना, तो 2 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 12 से सीधे 12 कट जाएगा, यहाँ 3 यहाँ से कट जाएगा, 4 यहाँ से कटेगा तो 5 बच जाएगा और यहाँ से जब हम 12 से काटेंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4 तियां 12, फिर माइनस ऑफ यहाँ कितना बचा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू हमें कितना यहाँ मिला है, तो 5000। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारा यहाँ बन रहा है 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 50,000। और यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 की वैल्यू हमारी 50,000 आ गई, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी 25,000 आ गई। हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, तो 25,000 आ जाएगा। तो हमारा आज का सेशन
यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही पूरे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।